तो आज हम जिस चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं तो चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर, वैसे तो ये चैप्टर नंबर 3 है, बट पुरानी एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 4 है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन कंप्लीट करते हैं। तो पिछले अध्याय में आपने जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। अब उससे जुड़े निकट शीर्षक अर्थात जनन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। हम जनन स्वास्थ्य शब्द से क्या तात्पर्य समझते हैं। यह शब्द साधारणतः स्वस्थ जनन अंगों और उसके सामान्य प्रकारों से संबंधित है, वस्तुतः व्यापक प्रक्षेप्य को दर्शाता है। वस्तुतः यह एक व्यापक प्रक्षेप्य को दर्शाता है जिसके अंतर्गत जनन के भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू जुड़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। इसलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से, प्रकार्यात्मक रूप से सामान्य हो, यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनकी भावनात्मक और व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं सामान्यतः हो। जनन स्वास्थ्य को बेहतरीन बनाए रखने के लिए क्या महत्व है, इसे पाने के लिए कौन सी विधि अपनानी चाहिए, आइए इसके बारे में जांच करें। तो अपना नेक्स्ट पैराग्राफ है जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं एवं कार्यनीतियाँ। विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों की शुरुआत की। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन, अब परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत 1951 में हुई। पिछले दशकों के समय पर इसका आवधिक मूल्यांकन भी किया गया। जनन संबंधी और आवधिक क्षेत्रों में इसे सम्मिलित करते हुए कुछ उन्नत एवं व्यापक कार्यक्रम फिलहाल में जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RCH यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। इन कार्यक्रम के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों की जागरूकता पैदा करते हुए और जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। जिसमें प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं इनमें से कुछ निम्न हैं। श्रव्य या दृश्य, ऑडियो विजुअल और मुद्रित सामग्री की सहायता से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। उपयुक्त सूचनाओं को प्रसारित करने में माता पिता, अन्य निकट संबंधी शिक्षक एवं मित्र भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास न करें और उन्हें यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। लोगों को जनन अंगों, किशोरावस्था एवं उससे संबंधित परिवर्तनों की सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोगों एवं एड्स के बारे में जानकारी विशेषकर रूप से किशोर आयु वर्ग एवं जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होती है। लोगों को शिक्षित करना विशेषकर रूप से जननक्षम जोड़ी तथा वे लोग जिनकी आयु विवाह योग्य है उन्हें उपलब्ध जन्म नियंत्रक, गर्भ निरोधक विकल्पों तथा गर्भवती माताओं की देखभाल, माँ और बच्चे की प्रसवोत्तर यानी पोस्टनेटल देखभाल आदि के बारे में तथा स्तनपान के महत्व, लड़का या लड़की को समान महत्व एवं समान अवसर देने की जानकारी में जागरूक स्वस्थ परिवार का निर्माण होगा। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि में होने वाली समस्याओं तथा सामाजिक उत्पीड़नों जैसे कि यौन दुरुपयोग और यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की कोशिश की आवश्यकता है ताकि वे लोग इन्हें रोकने के लिए जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने में विचार करने के लिए एक विशेष कदम उठाएं। नेक्स्ट पैराग्राफ जनन स्वास्थ्य
प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाओं, व्यावसायिक विशेषज्ञता और तथा भरपूर भौतिक सहारों की ज़रूरत होती है। लोगों को जन्म संबंधी समस्याओं जैसे कि सगर्भता, प्रसव, यौन संचारित रोगों, गर्भपात, गर्भनिरोधक और ऋतुस्राव यानी महामारी संबंधी समस्याओं, वंध्यता यानी बांझपन आदि के चिकित्सा सहायता में देखभाल को उपलब्ध कराना आवश्यक है। समय समय पर बेहतरीन तकनीकों की नई कार्यनीति एवं क्रियान्वित करने की भी आवश्यकता है ताकि वे लोगों की अधिक से अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती माता भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उद्भवेदन यानी एमनियोसेंटेसिस, जांच लिंग परीक्षण का प्रावैधानिक प्रबंधन द्वारा व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण टीका आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। अमीनो सेटेंसिस में एमनियोटिक द्रव्य के घुले पदार्थ व विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि में भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवंशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है तथा जनन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। सामाजिक तथा गैर सरकारी एजेंसियां नई विधियां तलाशने का या विद्यमान को ही बेहतर बनाने का काम करती है। क्या आप जानते हैं सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली जो कि भारत के लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल ड्रग्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI ने की है, यौन संबंधी मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त तथा बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से माता एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी है। यौन संचारित रोगों की सही जांच पड़ताल तथा देखभाल और कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं से जुड़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना आदि समाज के लिए बेहतर जनन स्वास्थ्य का और संकेत देते हैं। अपना नेक्स्ट पैराग्राफ है जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण यानी बर्थ कंट्रोल के बारे में। पिछली शताब्दी में किए गए विभिन्न क्षेत्रों में चहुमुखी विकास से लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। हालांकि बेहतर जीवन की दशाओं में व्यापक स्वास्थ्य सुविधाओं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती है। सन 19 में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब थी, जो सन 2000 में तेज़ी से बढ़कर 6 अरब हो गई तथा सन 2011 में 7.2 अरब पाई गई। यही प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई। हमारी जनसंख्या जो देश की आज़ादी के समय लगभग 350 मिलियन यानी 35 करोड़ थी, वह सन 2000 ईस्वी में तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर 1 अरब अर्थात 1 अरब से ऊपर पहुंच गई तथा 2011 में 1.2 बिलियन हो गई। क्या इसका मतलब है कि दुनिया का हर छठा आदमी इंडियन है। इस सब का कारण संभवतः मृत्यु दर में तीव्र गिरावट तथा मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी के साथ जनन आयु के लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। हालांकि हमने अपने जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के माध्यम से इस जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी तो की है, लेकिन यह कमी नाममात्र हुई है। 2001 की जनगणना के अनुसार यह वृद्धि लगभग 2% अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर 20 व्यक्ति प्रतिवर्ष थी। यद्यपि इस वर्ष की दर हमारी जनसंख्या में तेजी से बढ़ रही है। इस प्रकार की चेतावनीपूर्ण वृद्धि दर से मूलभूत आवश्यकताओं व नितांत अभाव हो सकता है, जैसे कि अन्न, आवास, कपड़े। हमने भले ही मतों में क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति प्रदान की है, इसलिए सरकार पर यह दबाव था कि इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि पर काबू करने के लिए गंभीर उपाय अपनाने चाहिए। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय था लघु परिवारों को बढ़ावा देने हेतु गर्भनिरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए।
आपने शायद संचार माध्यम विज्ञापनों के साथ साथ सुखी परिवार को प्रदर्शित करते हुए पोस्टर पर्चे भी देखे होंगे, जहां एक खुशहाल जोड़े के साथ दो बच्चों का परिवार हम दो हमारे दो के नारे से प्रदर्शित है। बहुत सारे जोड़ों ने विशेष रूप से शहर के लोग जो कामकाजी युवा दंपतियों ने हम दो हमारे एक का नारा अपनाया है। विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित की गई है। इस समस्या से निपटने हेतु लघु परिवार के लिए जोड़ों को प्रोत्साहित किया जाता है। आइए यहाँ पर कुछ विशेष सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले गर्भनिरोधक के बारे में चर्चा करें। एक आदर्श गर्भनिरोधक प्रयोगकर्ता के हित की रक्षा करने के लिए आसानी से उपलब्ध, प्रभावी तथा जिसका कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं हो या हो भी तो कम से कम, इसके साथ ही उपयोगकर्ता की कामेच्छा, प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक न हो। आजकल व्यापक परिधि के तौर पर गर्भनिरोधक साधन जैसे कि आसानी से उपलब्ध हो, उन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जैसे प्राकृतिक या परंपरागत गर्भनिरोधक, रोध यानी बैरियर, आईयूडी जैसे कि कॉपर टी, मुँह से लेने योग्य गर्भनिरोधक है, टीका रूप में अंतर्रोग तथा शल्य क्रिया प्रतिक्रिया विधियाँ। फर्स्ट विधि है प्राकृतिक विधियाँ। ये विधियाँ अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें एक उपाय आवधिक संयम, जिसमें एक दंपति महावारी चक्र के 10 से 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं, जिसे अंडोत्सर्ग की अपेक्षित अवधि मानते हैं। इस अवधि के दौरान निषेचित एवं उर्वर यानी गर्भधारण के अवसर बहुत अधिक होने के कारण इसे निषेच्य अवधि भी कहा जाता है। इस तरह से इस दौरान मैथुन सहवास करने पर गर्भधारण से बचा जा सकता है। बाह्य स्खलन एवं अंतरित मैथुन एक अन्य विधि है, जिसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकाल कर वीर्य सेचन से बच सकता है। थर्ड जो विधि है वह स्तनपान अनार्तव यानी लैक्टेशन एमिनोरिया। इस विधि में इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराए जाने के दौरान अंडोत्सर्ग एवं आर्तव चक्र शुरू नहीं होता है। इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, इस दौरान शिशु को माँ के दूध के अलावा ऊपर से पानी या अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाना चाहिए। यह अवधि 4 से 6 ये अवधि जो होती है यह ओनली 4 से 6 माह की होती है। गर्भधारण के अवसर लगभग 0 होते हैं। यह अवधि प्रसव के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की अवधि तक ही कारगर मानी गई है। चूँकि उपयुक्त विधियाँ किसी भी उपयुक्त दवा या साधन का उपयोग नहीं किया जाता है, अतः इनके दुष्प्रभाव लगभग 0 के बराबर है। हालांकि इनके असफल होने की दर काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट विधि है रोध यानी बैरियर। रोध बैरियर विधियों के अंतर्गत रोध साधनों के माध्यम से अंडाणु एवं शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। इस प्रकार के उपाय स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध है। कंडोम यानी निरोध आदि रोधक उपाय है, जिन्हें पतली रबर या लेटेक्स से बनाया जाता है, ताकि इस के उपयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री की योनि एवं गर्भाशय ग्रीवा को संभोग से ठीक पहले ढक दिया जाए और स्खलित शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग में नहीं घुस सके और गर्भधान से बचा जा सके। पुरुषों के लिए कॉन्डम का मशहूर ब्रांड निरोध काफ़ी लोकप्रिय है। हाल ही के वर्षों में कॉन्डम के उपायों में कॉन्डम के उपयोग में तेज़ी से वृद्धि हुई है, क्योंकि इसे गर्भधारण के अलावा यौन संचारित रोगों तथा एड्स से बचाव जैसे अतिरिक्त लाभ है। स्त्री एवं पुरुष दोनों के ही कॉन्डम उपयोग के बाद फेंकने वाले होते हैं। इन्हें स्वयं ही लगाया जाता है तथा इस तरह उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है। डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी तथा वोल्ट आदि भी रबर से बने रोधक उपाय है, जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास से पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। ये गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोककर गर्भाधान से छुटकारा दिलाते हैं। इस
इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके साथ ही इन गर्भनिरोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणुनाशक क्रीम, जेली एवं फोम जाग का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे कि इनकी गर्भनिरोधक क्षमता में काफ़ी तेज़ बढ़ जाती है। भारत में नेक्स्ट विधि है, भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि अंतर्गर्भाशयी युक्ति यानी इंट्रायूट्राइन डिवाइस का उपयोग है। ये युक्तियाँ डॉक्टर या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है। आजकल विभिन्न प्रकार की अंतर्गर्भाशयी युक्तियाँ उपलब्ध है, जैसे कि औषधि रहित आईयूडी, एग्जाम्पल के लिए लिपस लूप, ताम्रमोचक आईयूडी, एग्जाम्पल कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीटोर 375 तथा हार्मोनमोचक आईयूडी, प्रोजेस्टाशर्ट एवं LNG 20 आदि है। आईयूडी गर्भाशय के अंदर कॉपर टी का आयन कॉपर टी CU यानी कॉपर आयन मोचित करती है, जो शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया यानी फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देती है, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा उनकी निषेचन क्षमता में कमी हो जाती है। अतिरिक्त आईयूडी हार्मोन को गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए गर्भाशय की ग्रीवा में शुक्राणुओं का विरोधी बनाते हैं। और जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चे को जन्म में अंतराल चाहती है, उनके लिए आईयूडी आदर्श गर्भ निरोधक है। भारत में गर्भ निरोधक विधियाँ व्यापक रूप से प्रचलित है। महिलाओं द्वारा खाए जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का संयोजन है, जिसे थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा लिया जाता है। यह मुंह से टिकिया के रूप में ली जाती है और ये गोलियां यानी पिल्स के नाम से लोकप्रिय है। ये 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है और इन्हें आर्तव चक्र यानी महावारी के प्रथम 5 दिनों, मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए। गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंतर के बाद जब पुनः ऋतुस्राव शुरू हो जाता है, इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक गर्भनिरोध की आवश्यकता होती है। ये अंडोत्सर्जन और रोपण को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय की ग्रीवा श्लेष्मा की गुणवत्ता को भी बदल देती है, जिससे शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक लग जाती है अथवा उसकी गति मंद गति हो जाती है। और यह गोलियां बहुत ही प्रभावशाली एवं बहुत ही कम दुष्प्रभाव वाली होती है तथा औरतों द्वारा यह खूब स्वीकार्य है। सहेली नामक नई गर्भनिरोधक गोली, जिसके बारे में आप पहले चर्चा कर चुके हैं, एक गैर यानी नॉन स्टेरॉयडल गोली है सामग्री है। यह हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गर्भनिरोधक गोली है। इसके दुष्प्रभाव बहुत कम तथा उच्च गर्भनिरोधक क्षमता वाली है। स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्ट्रोजन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन भी टीके या त्वचा के अंतरोग यानी प्लांट के रूप में किया जा सकता है। इसके कार्य की विधि ठीक गर्भनिरोधक गोलियों की भांति है तथा काफ़ी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होती है। मैथुन के 72 घंटे के भीतर प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन संयोजन का प्रयोग या आईयूडी के उपयोग को आपातकालीन गर्भनिरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी पाया गया है। इन्हें बलात्कार या सामान्य लापरवाही पूर्ण असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली संभावित सगर्भता से बचने के लिए किया जाता है। शल्य क्रिया विधियाँ, जिन्हें बंधीकरण भी कहा जाता है, प्राय उन लोगों में सुझाई जाती है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए होती है। यह स्थायी माध्यम के रूप में पुरुष या स्त्री दोनों में से एक अपनाना चाहते हैं। शल्य क्रिया की दखलंदाजी में युग्मक परिवहन संचार रोक दिया जाता है, फलतः गर्भधान नहीं होता है। बंधीकरण प्रक्रिया को पुरुषों के लिए शुक्रवाहक उच्छेदन यानी वेसेक्टोमी तथा महिलाओं के लिए डिम्बोवाहिनी यानी फेलोपियन नली का उच्छेदन यानी ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। साधारणतः इन क्रियाओं को पुरुष या महिला नसबंदी के नाम से भी जाना जाता है। शुक्रवाहक उच्छेदन में अंडकोश यानी स्क्रोटम में शुक्रवाहक में चीरा मारकर छोटा सा भाग काटकर निकाल अथवा बांध दिया जाता है, जबकि स्त्री के उदर में छोटा सा चीरा मारकर योनि
द्वारा डिम्बवाहिनी नली का छोटा सा भाग निकाल कर बांध दिया जाता है। यह तकनीकें बहुत ही प्रभावशाली होती है तथा इसे पूर्व स्थिति लाने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी का डायग्राम है, नहीं यहाँ पे वेसिक्टोमी का डायग्राम है, शुक्रवार उच्छेदन जो कि मेल में होती है, और ये फीमेल में ट्यूबेक्टोमी है जिसे फेलोपियन नली का उच्छेदन कहते हैं। चलिए अगला अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पर इन सब बातों को जोड़ देने की जरूरत है कि उपयुक्त गर्भनिरोधक उपाय का चुनाव एवं उपयोगी शिक्षित चिकित्सा कर्मी या विशेषज्ञ की परामर्श से ही किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य के रखरखाव हेतु गर्भनिरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होते हैं। वास्तव में इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन जैसे गर्भधान सगर्भता के विरुद्ध है। इन सबके बावजूद व्यक्ति को इन विधियों का इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है, फिर चाहे सगर्भता को रोकने या देरी या अंतराल रखने की कोई निजी कारण रहा हो। इसमें संदेह नहीं है कि इन विधियों के व्यापक उपयोग से जनसंख्या नियंत्रण वृद्धि को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी इन उपायों में संभावित दुष्प्रभाव में मतली, उल्टी, बीच बीच में रक्तस्राव, अनियमित आर्तव स्राव अथवा यहाँ तक कि स्तन कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती है। यद्यपि यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इनकी पूरी तरह उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके अलावा अपने यहाँ पे एनसीईआरटी में एक ये साइड में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इसको भी पढ़ना जरूरी है। भारत सरकार द्वारा अनैच्छिक गर्भपात की घटनाओं को कम करने और मातृ मृत्यु दर और व्यक्तियों की घटनाओं को कम करने के इरादे से सगर्भता का चिकित्सीय समापन यानी एमटीपी अधिनियम संशोधन 2017 किया गया था। यानी एमटीपी में 2017 में, अभी फ़िलहाल ही में 2017 में संशोधन किया गया था। इस नियम के अनुसार एक पंजीकृत चिकित्सक की राय पर गर्भावस्था के पहले 12 सप्ताह के भीतर कुछ निश्चित आधार पर गर्भावस्था समाप्त की जा सकती है। अगर गर्भावस्था 12 सप्ताह से अधिक लेकिन 24 सप्ताह से कम हो तो इस अवस्था में सगर्भता की चिकित्सीय समापन के लिए निम्नलिखित आधार पर 2 पंजीकृत चिकित्सकों की एक राय होना आवश्यक है। गर्भावस्था की निरंतरता में गर्भवती महिला के जीवन के लिए जोखिम अथवा गंभीर शारीरिक चोट और मानसिक स्वास्थ्य का खतरा हो सकता है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का खतरा हो सकता है। शारीरिक व मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित या गंभीरता से विकलांग बच्चे के जन्म होने की संभावना का खतरा हो। आगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला था 3.3 सगर्भता का चिकित्सीय समापन यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो चलिए इस चैप्टर इस टॉपिक को भी कंप्लीट करते हैं। सगर्भता पूर्ण होने से पूर्व जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी कहते हैं। पूरी दुनिया में लगभग हर साल 45 से 50 मिलियन यानी कि 4.5 से 5 करोड़ चिकित्सीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं, जो कि संसार भर की कुल सगर्भताओं का 1/5 भाग है। तथापि एमटीपी में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को स्वीकृति या कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 ईस्वी में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान की तथा इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैरकानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। चिकित्सीय सगर्भता समापन क्यों? निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही गर्भसगर्भताओं से मुक्ति पाना है, फिर चाहे वो लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो या जो मैथुन के समय गर्भनिरोधक उपायों में असफल रहने या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो। इसके साथ ही कुछ चिकित्सीय सगर्भता समापन के
अनिवार्यता में कुछ विशेष मामलों में यह भी होती है जहाँ सगर्भता के दौरान बने रहने की स्थिति में माँ और अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक या अथवा घातक हो सकती है। सगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में कराए जाने वाला चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी एमटीपी अपेक्षाकृत काफ़ी सुरक्षित माना गया है। यानी कि अगर एमटीपी को पहली तिमाही यानी 12 सप्ताह के अंदर अंदर करवाओगे तो काफ़ी सुरक्षित माना जाएगा। इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण एवं घातक होता है। इस बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह देखने आई है कि अधिकतर एमटीपी गैरकानूनी रूप से अकुशल नीम हकीमों से कराए जाते हैं, जो कि न केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उल्बेधन का दुरुपयोग। यह प्रवृत्ति शहरों क्षेत्रों में अधिक होती है। बहुधा ऐसा देखा गया है कि पता चलने पर कि भ्रूण मादा है, एमटीपी कराया जाता है, जो पूरी तरह गैरकानूनी है। इस प्रकार के दुर्व्यवहार से बचना चाहिए क्योंकि यह युवा माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। सुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने के तथा गैरकानूनी रूप से कराए गए गर्भनिरोधक में जान की जोखिम के बारे में बताएं और जो जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उपयुक्त हानिकारक प्रवृत्तियों को रोका जा सके। अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है यौन संचारित रोग यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडी। कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण यानी एसटीआई या रतिज रोग वीडी अथवा जनन मार्ग आरटीआई संक्रमण कहा जाता है। सुजाक यानी गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीस, जननिक परिसर यानी जेनाइटल हर्पिजा, क्लेमेडियता, ट्राइकोमोनसता, लैंगिक मस्से, यकृतशोथ बी। हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एवं घातक HIV, एड्स आदि सामान्य यौन संचारित रोग है। इन सब के साथ HIV संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक होता है। इसके बारे में पुस्तक के 8वें अध्याय में विस्तृत में पढ़ेंगे। इसमें से कुछ संक्रमण जैसे कि यकृतशोथ बी, HIV के संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति से साझे प्रयोग से सुइयों, शल्य क्रिया एवं औजारों अथवा संदूषित रक्तदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर संक्रमित मादा के भ्रूण में गर्भस्थ शिशु में भी संचारित हो सकते हैं। यकृतशोथ बी, जननिक परिसर तथा HIV संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य है बशर्ते 1 मिनट। बशर्ते कि शुरुआती अवस्था में अपनाने के लिए उचित ढंग से पूरे इलाज कराए जाने चाहिए। सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जो कि जननिक क्षेत्र यानी गुप्तांग में खुजली, तरल स्त्राव, हल्का दर्द एवं तथा सूजन आदि हो सकते हैं। संक्रमित स्त्रियां अलक्षणीय हो सकती है। कभी कभी उनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं और इसलिए लंबे समय तक उनका पता नहीं चल पाता है। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट न होना या उनका कम महत्वपूर्ण होना तथा यौन संचारित संक्रमणों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच तथा उचित उपचार से रोकता है। इसके कारण आगे चलकर जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है। जो श्रोणिशोथज यानी PID, गर्भपात, मृत शिशु जन्म, अपस्थानिक सगर्भता यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बंध्यता यानी इनफर्टिलिटी अथवा जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है। यौन संचारित संक्रमण से स्वस्थ समाज के लिए खतरा है, इसलिए इसकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान तथा यौन रोगों से और जनन
स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। यद्यपि सभी लोगों में इन संक्रमणों के प्रति अति संवेदनशील है, लेकिन 15 से 24 वर्ष के वर्ग के लोगों में इनकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई है। यह वह आयु वर्ग भी आते हैं वह आयु वर्ग जिसमें आप भी आते हैं। घबराइए मत, इससे बचाव का उपाय आपके हाथों में है। इन संक्रमणों को पूरी तरह से मुक्त रह सकते हैं, बशर्ते कि आप भविष्य में इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहला है, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें। मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें और रोग का पता चले तो पूरी जांच करवाएं, पूरा इलाज करवाएं। वंध्यता यानी इनफर्टिलिटी। वंध्यता में चर्चा किए बिना जनन स्वास्थ्य पर चर्चा अधूरी है। भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपत्ति बंध्य है, अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद वे बच्चे पैदा करने में असमर्थ होते हैं। उनके अनेक कारण हो सकते हैं, जो कि शारीरिक, जन्मजात, रोगजन्य, औषधिजन्य, प्रतिरक्षात्मक और यहाँ तक कि वे मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। भारतवर्ष में प्राय दंपतियों को में बच्चा न होने का दोष स्त्रियों को दिया जाता है, जो प्राय ऐसा नहीं होता है। यह समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएं, वंध्यता क्लिनिक आदि निदानिक जांच में सहायक हो सकती है। इसमें कुछ विकार का उपचार करके दंपतियों को बच्चे पैदा करने में मदद दे सकती है। फिर भी जहाँ ऐसे दोष को ठीक करना संभव नहीं है, वहाँ कुछ विशेष तकनीकों द्वारा बच्चे को पैदा करने में मदद मिलती है। ये तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी ART कहलाती है। तो यहाँ पर कुछ विधियाँ दी हुई है, तो इन विधियों के बारे में पढ़ें। तो पहली विधि रखी है पात्र निषेचन यानी IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अर्थात शरीर के बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन के द्वारा भ्रूण स्थानांतरण यानी ET ऐसा एक उपाय हो सकता है। इन विधि में जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, में प्रयोगशाला में एक पत्नी का या दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणुओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर्स तक का जो फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे युग्मनज अंतःडिम्बवाहिनी यानी फेलोपियन स्थानांतरण अथवा जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र ZIFT कहते हैं। जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र यानी IUT कहते हैं, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र। जिन स्त्रियों में गर्भाधान की समस्या रहती है, उनकी सहायता के लिए जीव निषेचन यानी इन विवो फर्टिलाइजेशन के भीतर युग्मकों का संलयन से बनने वाले भ्रूण को स्थानांतरण करने के प्रयोग में लिया जा सकता है। ऐसे मामलों में जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती है, लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है, उनके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जा सकता है। वे दाता से अंडाणु लेकर उन स्त्रियों की फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित यानी GIFT कर दिया जाता है। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण यानी ICSI दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु के भीतर प्रक्षेपित किया जाता है। वंध्यता के ऐसे मामलों में जिसमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्यसेचित कर सकने में योग्य नहीं है अथवा जिसके स्खलित वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है, ऐसे दोषों का निवारण कृत्रिम वीर्यसेचन यानी AI तकनीक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तकनीक से किया जा सकता है। इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से
या तो स्त्री के योनि में अथवा उसके गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है। इसे अंतर्गर्भाशय वीर्यसेचन यानी IUI कहते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं। यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं कि इन सभी तकनीकों में विशेषकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा एवं प्रक्रिया हेतु अति उच्च परिशुद्धता पूर्ण संरक्षण यानी हैंडलिंग की आवश्यकता होती है और ये बहुत महंगी भी होती है। पूरे देश में फ़िलहाल ये सुविधाएं केवल कुछ शहरों में ही उपलब्ध है। स्पष्ट है कि ये लाभ केवल कुछ सीमित लोगों तक ही वहन कर सकते हैं। इस उपाय को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक एवं सामाजिक घटक भी काफ़ी निर्धारक होते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य संतान प्राप्ति और भारतवर्ष में अनेक अनाथ और धीरहीन बच्चे हैं जिनकी यदि देखभाल नहीं की जाए तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे। हमारे देश का कानून शिशु को कानूनी रूप से गोद लेने की इजाज़त देता है। जो दंपत्ति बच्चे के इच्छुक है उनके लिए संतान प्राप्ति का यह सर्वोत्तम उपाय है। ओके, तो अपना दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। बाकी ये सारांश है, इसको कंप्लीट कर लेना। ओके बाय, चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी अभी नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कंप्लीट करना है वो बता देना। ओके, गुड नाइट, बाय, गुड डे।